नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे चैनल का प्रयास है कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जानकारी है, उन जानकारियों को आप सभी तक पहुंचाया जाए। तो इसी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इसका नामकरण कैसे हुआ था, इसका विस्तार कितना है और उत्तर और पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जाना था। हम लोग भारत के भू आकृतिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को देखा था। ट्रांस हिमालय को देखा था। ट्रांस हिमालय को देखा था, फिर बृहद हिमालय को देखा था, लघु हिमालय को देखा था और शिवालिक हिमालय को देखा था। ठीक है। अच्छा, भारत के भूभौगोलिक भू आकृतिक संरचना में जो पर्वत भी हैं और मैदान भी है और प्रायद्वीपीय पठार भी हैं। तो ये जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टक्कर हुआ तो इसके दक्षिण में जो ये फॉल्ट बना, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, उसका जो है हिमालय की नदियों द्वारा जो है अवसादों का निक्षेप किया गया और उसी निक्षेप से हमारा उत्तर भारत का मैदान बना है। तो इसको हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ लेंगे तब हम उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं उत्तर भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र। तो ये पठारी क्षेत्र आप लोग देखेंगे कि कैसे बना और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, इसके कौन कौन से भाग हैं, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का आज टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है कौन कौन से मुख्य भाग हैं उसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मुख्य भाग है वो केंद्रीय उच्च भूमि है, पूर्वी पठार है, उत्तर पूर्वी पठार है, दक्कन ट्रैप है या दक्कन का पठार है और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये मुख्य भाग हमें देखने हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की भू आकृतिक संरचनाओं में हम लोगों को प्रायद्वीपीय भारत में ये मुख्य पॉइंट देखने हैं, इतने पॉइंट। ठीक है। आज मुख्य रूप से हम लोग इन दो पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इन दो पॉइंट पर चर्चा करेंगे, केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी भारत का पठार। चूँकि ये लंबा टॉपिक है तो एक वीडियो में रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने पर अपलोड करने में असुविधा होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पठार होता क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसे पठारों का पठार कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, इसे हम लोग पठारों का पठार कहते हैं। ठीक है। जब हम लोग
ट्रांस हिमालय को देख रहे थे तो वहाँ पर एक और पठार के बारे में हम लोगों ने जाना था, तिब्बत का पठार। तो वहाँ पर हम लोगों ने जाना था कि पठार निर्मित कैसे होते हैं। यानी जो हमारा ये यूरेशियन प्लेट था सपोज, ठीक है, उसके बीच में अवस्थित था टेथिस सागर, और उसके बाद हमारा इंडियन प्लेट था। तो ये हो गया भारतीय प्लेट, ये हो गया हमारा टेथिस सागर, ये हो गया टेथिस सागर, और ये हो गया यूरेशियन प्लेट। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा भारतीय प्लेट है वो प्राचीन पैंजिया के गोंडवाना लैंड का भाग है। जो हमारा प्राचीन पैंजिया था, इस तरीके से पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये प्राचीन पैंजिया था, यानी बृहद महासागर के रूप में, और यहाँ पर टेथिस सागर था, ये लारेंसिया वाला क्षेत्र था, और ये गोंडवाना लैंड वाला क्षेत्र था, और ये टेथिस सागर था, टेथिस सागर, ठीक है। तो जब इसका विखंडन हुआ, गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, तो इसके विखंडन के पश्चात ही जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। तो इस कंडीशन में हुआ क्या कि जो हमारी भारतीय प्लेट थी, इस तरीके से जो भारतीय प्लेट थी ये उत्तर पूरब के क्रम में चली, और उत्तर पूरब के क्रम में चलने के बाद यहाँ पर यूरेशियन प्लेट था। तो इस यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट का कन्वर्जन हुआ, यानी टक्कर हुआ और अभिसरण हुआ। उसके बाद जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, यानी जो हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वो बना। तो इसके क्रम में हुआ क्या था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये टेथिस सागर का प्लेट सबसे पहले टक्कर हुआ। तो यहाँ पर ITCZ बना था, यहाँ पर ITSZ बना था, इंडस सांगपो सचर जोन बना था। यानी इंडस नदी यानी सिंधु नदी और सांगपो नदी, इन दोनों का क्षेत्र जो है इंडस सांगपो सचर जोन बना था। तो कुछ इस तरीके से बना था। और ये जो टेथिस सागर का प्लेट है ये इसके यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो गई थी, तो जिसके कारण यहाँ पर तिब्बत का पठार निर्मित हुआ था। तो ये हम लोगों ने पिछले के वीडियो में देखा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पठार होता क्या है। पठार जो होता है धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की ज़मीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसकी ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, पठार कहलाता है। आमतौर पर पठार तब बनते हैं जब पृथ्वी के अंदर गहराई में स्थित मैग्मा सतह की ओर धकेलता है लेकिन क्रस्ट को तोड़ने में विफल रहता है। नतीजतन ये मैग्मा अपने ऊपर बड़ी अभेद संरचना को ऊपर उठा देती है। ये पठार लाखों वर्षों में बनते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार भी बना हुआ है। अच्छा, सबसे पहले से एक चीज़ और जान लीजिए कि जो पर्वत है या पहाड़ी है, पठार है, मैदान है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले पहाड़ी, यानी कि पहाड़ी में जो ये बिंदु होता है, पहाड़ी मुख्यतः थोड़ा कम ऊंचाई का होता है और इसे हम देख सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को देख सकते हैं। जो पर्वत होता है इसमें कई सारे शिखर होते हैं, अपेक्षाकृत ये जो है ज़्यादा ऊंचा होता है और इसका आधार ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, और इसको देख पाना कठिन होता है।
जो पठार होता है वो मैदान, सपोज ये मैदान है, पर्वत से तो कम होता है लेकिन मैदान से ऊंचा होता है। तो ये पठार हो गया और ये मैदान हो गया। ठीक है, ये पर्वत हो गया। तो पठार जो होता है मैदान से ऊंचा और पर्वत से नीचा होता है, और इसका जो ऊपरी भाग होता है वो सपाट होता है, यानी लगभग लगभग समतल के समान। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आज हम लोग देखने वाले हैं जो प्रायद्वीपीय पठार भारत को, तो उसे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कहाँ तक विस्तारित है। तो ये जो पिंक वाला पार्ट देख रहे हैं ये क्षेत्र लिए हुए, और दक्कन प्लेटू ये भाग जो है, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये सब जो है, और यहाँ पूर्वी घाट जो होता है, ये सब लिए हुए हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, जैसे ये अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है, और ये मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बाघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है, महाराष्ट्र प्लेटू है, तेलंगाना का पठार है। ठीक है, कर्नाटका का पठार है। ये सब जो है प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं। अब हमें प्रायद्वीपीय भारत के भाग में जो केंद्रीय उच्च भूमि है सबसे पहले उसे देखते हैं। जो केंद्रीय उच्च भूमि है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है और उसके कौन कौन से भाग हैं। तो जो केंद्रीय उच्च भूमि है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि जो ये केंद्रीय उच्च भूमि है, ये सेंट्रल हाईलैंड, इसी को केंद्रीय उच्च भूमि बोल रहे हैं। तो इसका जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अरावली पर्वत से लेकर के और बाघेलखंड के पठार तक है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा सेट कर दें, सॉरी। तो जो केंद्रीय उच्च भूमि है वो कहाँ से शुरू होता है, अरावली पर्वत से। ठीक है, अरावली पर्वत से शुरू होता है। ये रहा हमारा अरावली पर्वत, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर पूर्व में दिल्ली में जब आप जाएंगे तो आप जब मुखर्जी नगर अरैल घाट की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर नेहरू विहार है, और वहाँ पर हाईवे भी है, मजनू का टीला और यूनिवर्सिटी का क्षेत्र, वो सब वहीं से शुरुआत होता है। तो ये उत्तर पूर्व दिल्ली का अरावली पर्वत का क्षेत्र है। उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर के दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक, और गुजरात के अहमदाबाद के पालनपुर तक, ये अहमदाबाद के पालनपुर तक इसका विस्तार है अरावली रेंज का। ठीक है, अरावली पर्वत का। अरावली पर्वत उत्तर पूर्व दिल्ली के साथ साथ ये हरियाणा में भी विस्तारित है, राजस्थान में भी विस्तारित है, और गुजरात में भी विस्तारित है। तो ये यहाँ तक विस्तारित है। अच्छा, अरावली पर्वत की जो सबसे प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो माउंट आबू है। ठीक है, और इसी पर अवस्थित है गुरु शिखर इसी पर अवस्थित है, और जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी
है। तो माउंट आबू में गुरु शिखर अवस्थित है और यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है, लूनी नदी, ठीक है, जो राजस्थान बांगर के क्षेत्र में बहती है। अरावली पर्वत से एक नदी और निकलती है, बनास नदी, ठीक है, जो कि मेवाड़ के पठार से होते हुए बहती है। तो ये भी जो है केंद्रीय उच्च भूमि का ही भाग है। मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और भांडेरखंड और बाघेलखंड, ये सब जो है केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है, ठीक है। तो जो अरावली पर्वत है वहाँ से बनास नदी निकलती है, मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है। मेवाड़ का पठार कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान और एमपी के क्षेत्रों में ये विस्तारित है। मालवा का पठार जो है ये एमपी राजस्थान के हटौती का पठार जो कहते हैं हम लोग, वहाँ तक विस्तारित है। मालवा पठार की एक और विशेषता है कि मालवा का पठार जो है ये बसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। मतलब केंद्रीय उच्च भूमि ही पूरी बसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। तो मालवा का पठार भी बसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है और यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है मालवा के पठार में। बुंदेलखंड का पठार ये ज़्यादातर भाग जो है एमपी और यूपी में है। यहाँ से निकलती है बेतवा नदी और केन नदी। फिर उसके बाद बुंदेलखंड पठार के बाद हमारा विंध्यन कगारी क्षेत्र, जिसे हम लोग विंध्यन स्कार्पलैंड के नाम से जानते हैं, तो विंध्यन कगारी क्षेत्र, और इस कगारी क्षेत्र के पूर्व में भांडेरखंड का पठार है और बाघेलखंड का पठार है। और बाघेलखंड के पठार से ही सोन नदी निकलती है, ठीक है, जो गंगा की सहायक नदी है। भांडेरखंड का पठार और बाघेलखंड का पठार ये दोनों एमपी और छत्तीसगढ़ में विस्तारित हैं। और इसी केंद्रीय उच्च भूमि के दक्षिण में विंध्यन पर्वत है। तो इसी के दक्षिण में विंध्यन पर्वत है। तो हम लोगों ने जान लिया कि केंद्रीय उच्च भूमि का जो भाग है वो कहाँ से कहाँ तक है? अरावली पर्वत के राजस्थान बांगर से लेकर के और बाघेलखंड के पठार तक विस्तारित है। इसका क्रम उत्तर से दक्षिण जब पश्चिम से पूरब देखेंगे तो सबसे पहले अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन कगारी क्षेत्र, भांडेरखंड का पठार और बाघेलखंड का पठार, ये सभी जो है केंद्रीय उच्च भूमि के हिस्से हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि आप नोट्स जब बनाएंगे तो नोट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिसे आप बार बार रिवाइज करेंगे। तो भारत का प्राचीन प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र प्राचीन पैंजिया से बना हुआ है। तो हमारा जो भारत का प्राचीन प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो प्राचीन पैंजिया के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाली संरचना है जो अनेक पठारी संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे पठारों का पठार के रूप में भी जाना जाता है। तो पठारों का पठार क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के पठारी संरचनाएं हैं, इसीलिए पठारों का पठार कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र को। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर पूरब की ओर, यानी जो हमारा जो ये प्रायद्वीपीय भारत है इसका जो उत्तरी भाग है, यानी इधर का जो भाग है, ठीक है, इसका जो ढाल है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ हमारा किधर होता है? नॉर्थ इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, ईस्ट हमारा इधर होता है और इधर वेस्ट होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है। तो जो उत्तर का भाग है, उत्तरी भाग है, यानी ये वाला पार्ट, इसका जो ढाल है उत्तर पूरब में है, यानी कि इस
इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और जो दक्षिणी दक्षिणी क्षेत्र है उसका ढाल पश्चिम से पूरब है। तो जो ये दक्षिणी क्षेत्र है यानी कि ये वाला भाग जो है इसका ढाल कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो यहाँ पर जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है, और ये उत्तर से पूरब की ओर है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को स्थानीय स्थलाकृति संरचनाओं के आधार पर केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय उच्च भूमि के पश्चिमी सीमा पर अरावली पर्वत अवस्थित है। तो पश्चिमी सीमा पर अरावली पर्वत अवस्थित है। अरावली पर्वत प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो आच्छादन की प्रक्रिया से गुजर चुका है, ठीक है। इस पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर के दक्षिण पश्चिम में गुजरात के अहमदाबाद के निकट पालमपुर तक है। अरावली पर्वत में स्थित माउंट आबू चोटी गुरु शिखर की चोटी, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ जैनियों का सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, अरावली पर्वत के गुरु शिखर पर, ठीक है। और यहाँ पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है और यहाँ पर जैनियों का सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और इस दिलवाड़ा जैन मंदिर को किसने बनवाया था, इसे बनवाया था विमल शाह ने। तो हम यहाँ लिख देते हैं विमल शाह, ठीक है। अच्छा, ये जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर की कुछ विशेषताएं भी हैं। ये जो हमारा अरावली के सबसे ऊंची चोटी जो हमारा गुरु शिखर है इसकी अन्य कुछ विशेषताएं भी हैं। यहीं से कुछ राजपूत जातियों का उदय भी हुआ था, ठीक है। और गुप्त काल में मतलब जो सातवाहन काल में जो भूमि अनुदान की प्रथा शुरू हुई थी और गुप्त काल आते आते सर्वाधिक जो है भूमिदान किया गया था, तो यहीं पर जो है शुरू हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो चलिए ये हिस्ट्री का विषय है, हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। तो अरावली पर्वत पश्चिमी भारत का एक प्रमुख जलवायु विभाजक भी है। यानी जो हमारी अरावली पर्वत है पश्चिमी भारत का एक प्रमुख जलवायु विभाजक है जो राजस्थान बांगर के शुष्क प्रदेश को, राजस्थान बांगर का जो हम लोग प्रदेश देखे थे ये अरावली रेंज है, तो यहाँ पर राजस्थान बांगर था, तो ये शुष्क है, अपेक्षाकृत इसके ये आर्द्र है, ठीक है। तो जो राजस्थान बांगर के शुष्क प्रदेशों को पूरब के अपेक्षाकृत आर्द्र प्रदेशों से अलग करता है। अरावली पर्वत पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण जल विभाजक भी है। अब जल विभाजक क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे नदी अपवाह तंत्र जब हम लोग देखेंगे तो ये जैसे मान लीजिए मुख्य नदी हो गई, ठीक है, और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हो गई आकर के इसमें मिल रही हैं। सॉरी, तो जैसे ये मुख्य नदी हो गई और ये कुछ नदियाँ आकर के यहाँ पर मिल रही हैं, सहायिका हो गई। तो इसका ये कैचमेंट एरिया हो गया, ठीक है। एक नदी ये बह रही है मुख्य नदी और इसकी कुछ सहायक नदियाँ। तो आप जब देख रहे हैं तो इसका प्रतिरूप दोनों का अलग अलग है और दोनों दिशाओं में बह रही हैं, एक में नहीं मिल रही हैं। तो कोई ना कोई स्थलाकृतिक ऐसा होगा जो जल विभाजक का काम करता होगा, तो वो चाहे पर्वत होगा, ठीक है, या उच्च भूमि होगा, ठीक है। तो
पर्वत होगा या उच्च भूमि, इन दोनों के माध्यम से ही ये दोनों नदियाँ आपस में अलग हो रही हैं। तो उसी तरीके से अरावली पर्वत भी है जो कि जल विभाजक का काम कर रही है। तो जलवायु विभाजक का भी काम कर रही है और जल विभाजक का भी काम कर रही है अरावली रेंज। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जल विभाजक का काम भी करती है। यह राजस्थान बांगर की नदियों के अपवाह क्षेत्र को केंद्रीय उच्च भूमि की नदियों के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। तो इसीलिए जल विभाजक का काम करती है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पश्चिमी भारत की खनिज पट्टी का विस्तार है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में यानी राजस्थान बांगर वाले क्षेत्र में, ठीक है, खनिज पट्टी का विस्तार है। धात्विक एवं अधात्विक खनिजों की भंडार की दृष्टि से पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अरावली पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों में केंद्रीय उच्च भूमि की पठारी संरचनाएं विस्तारित है। अरावली पर्वत के पूर्व में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश क्षेत्रों में मेवाड़ के पठार का विस्तार है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था मेवाड़ का पठार, फिर मालवा का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन कगारी क्षेत्र और भांडेर खंड का पठार, बाघेल खंड का पठार। तो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पर, अरावली पर्वत के पूर्व में राजस्थान के मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मेवाड़ के पठार का विस्तार है, जिसका संबंध बनास नदी के अपवाह क्षेत्र से है। जबकि मेवाड़ पठार के पूर्व में बसाल्ट चट्टान से निर्मित पठारी संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। ठीक है, तो मालवा का पठार जो है बसाल्ट चट्टान से बनी हुई है। मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एवं कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में विस्तारित है। राजस्थान में विस्तारित मालवा पठारी क्षेत्र को हड़ौती का पठार कहा जाता है। बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को होने के कारण मालवा पठारी क्षेत्र में काली मृदा का विकास हुआ है। तो काली मृदा का विकास, सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? मालवा पठारी क्षेत्र में। मालवा पठारी क्षेत्र का संबंध चंबल नदी के अपवाह से है। चंबल नदी बेसिन भारत में मृदा अपरदन की प्रक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर अपरदित भूमियों को बीहड़ या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों ने चंबल नदी घाटी सुना होगा और वहाँ पर बीहड़, ठीक है, देखा होगा। तो वो मालवा पठार का क्षेत्र है। बैंडिट क्वीन मूवी भी बनी है, उसी बीहड़ को दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है मालवा का पठार, नदियों द्वारा अपरदन की प्रक्रिया हुई है। मालवा पठारी क्षेत्र के पूर्व में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र विस्तारित है। बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से निर्मित क्षेत्र है, जिसका संबंध बेतवा एवं केन नदियों के अपवाह क्षेत्र से है। तो केन और बेतवा ये दोनों नदियाँ बुंदेलखंड पठार से बहती हैं। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों के अपक्षयण के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। तो जब कोई पूछे कि बुंदेलखंड में लाल मृदा क्यों बना है, तो ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों के अपक्षयण के कारण। ठीक है, और यहाँ पर जो है ग्रेनाइट और नीस के चट्टानों से लाल मृदा का विकास हुआ है। अच्छा, यहाँ जो काली मृदा हुआ था मालवा के पठार में, काली मृदा, यहाँ पर टिटैनीफेरस, यहाँ लिख देता हूँ, टिटैनीफेरस के कारण जो है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पर टिटैनीफेरस, इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है? काली मृदा का विकास होता है। इसकी तुलना हम लोग जो है चरनोजम मृदा से करते हैं, पर ये चरनोजम मृदा वाली गुण रखती नहीं है। यहाँ पर जो है
टिटैनीफेरस के कारण काली मृदा का निर्माण होता है मालवा के पठार में, जबकि चरनोजम मृदा क्या है, वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा इतनी अधिक है कि वो काली दिखती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे क्या, मालवा का पठार, और यहाँ पर केन और बेतवा नदी बहती है। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें हैं जिसके अपक्षयन के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। भारत का यह सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सबसे नहीं सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि सबसे सूखा तो उधर राजस्थान और लद्दाख वगैरह का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ बारिश भी होती है। तो ये भारत का यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है और साथ ही साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र भी है। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के पूर्व में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भांडेरखंड एवं बाघेलखंड पठारी संरचनाओं का विस्तार है, जिसका संबंध सोन नदी के अपवाह क्षेत्र से है। ये दोनों ही पठारी संरचनाएं केंद्रीय उच्च भूमि एवं पूर्वी पठार के मध्य संक्रमण का कार्य करती हैं। तो केंद्रीय उच्च भूमि एवं पूर्वी पठार के मध्य संक्रमण का कार्य कौन करता है? भांडेरखंड और बाघेलखंड का पठार। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि की दक्षिणी सीमा का निर्माण विंध्यन पर्वत के द्वारा किया जाता है। तो दक्षिणी सीमा हम लोगों ने देखा था विंध्यन पर्वत के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा विंध्यन पर्वत के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पेज छोड़ा है हमने, ये देखिए, थोड़ा आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये वाला क्षेत्र है अरावली रेंज, और उसके बाद जो है मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, फिर यहाँ पर जो है हमारा विंध्यन स्कार्पलैंड और बाघेलखंड का पठार, भांडेरखंड का पठार, और यहाँ पर बाघेलखंड का पठार। ये सब क्या है? ये केंद्रीय उच्च भूमि का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद इसके दक्षिण में विंध्याचल रेंज अवस्थित है। यही विंध्याचल रेंज जो है केंद्रीय उच्च भूमि की सीमा का निर्धारण करती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था वही सेम चीज़ है जो ऊपर फिगर हम लोगों ने देखा था कि जो ये विंध्यन पर्वत है। ठीक है, विंध्यन पर्वत केंद्रीय उच्च भूमि के दक्षिणतम में अवस्थित है। तो विंध्यन पर्वत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार पश्चिम में गुजरात के जोबट हिल से और पूर्व में बिहार के कैमूर हिल से बीच में अवस्थित है। और जब पश्चिम से पूरब जाएंगे तो गुजरात पहले पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश पड़ेगा, फिर उत्तर प्रदेश पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पड़ेगा, फिर बिहार पड़ेगा। तो यहाँ तक विस्तारित है, यानी गुजरात से लेकर के बिहार तक। पश्चिम की ओर से चलेंगे तो गुजरात, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये विंध्यन रेंज विस्तारित है। यानी यहाँ गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर बिहार है, यहाँ तक ये विस्तारित है। अब इसकी प्रमुख बातें देख लेते हैं विंध्यन पर्वत की। तो ये एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत के बारे में हम लोगों ने जाना था कि क्या होता है ब्लॉक पर्वत। जैसे ये कोई संरचना है, ये कोई संरचना है, ठीक है, और ये यहाँ पर तनाव मूलक बल लग रहा है, ये एक इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो ये भ्रंश सीमा है, और जब तनाव मूलक बल लगने के कारण ये जो बीच का क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र जो है ये अगर धंस जाए और ये दोनों अपने यथा स्थिति पर रहें, ये दोनों के किनारे अपने यथा स्थिति पर रहें, तो इसे हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे। ये इस तरीके से बन जाएगा, तो इसी को हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो विंध्यन पर्वत जो है एक
ब्लॉक पर्वत है। ठीक है। तनावमूलक यानी भ्रंशन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। भ्रंशन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। विंध्यन पर्वत की प्रमुख बातें हम लोग देख रहे हैं कि ब्लॉक पर्वत है, तनावमूलक बल के कारण भ्रंशन की प्रक्रिया हुई, उससे बना हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के केंद्रीय उच्चभूमि और दक्षिणी भाग को अलग करता है, इसे हम लोगों ने पहले ही जान लिया है। ये जल विभाजक का भी काम करता है। ठीक है। तो केंद्रीय उच्च भूमि की जो नदियां हैं उसे, और जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है उसे, ये जो है वहाँ पर जो बहने वाली नदियाँ हैं दक्षिण में, उन्हें ये अलग करता है। तो विंध्यन पर्वत प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ऐसी संरचना है जहाँ पर धात्विक खनिजों का अभाव है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर प्रश्न आए कि विंध्यन पर्वत में धात्विक खनिज पाए जाते हैं तो ये कथन क्या है, ये गलत है। ठीक है। यहाँ पर चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। खनिज पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में पड़ता है चित्तौड़गढ़, वहाँ से लेकर के बिहार के कैमूर हिल तक इसका खनिज पट्टी का विस्तार है। ठीक है। तो विंध्यन रेंज हमारा स्टार्ट तो हो रहा है गुजरात से, लेकिन इसका जो खनिज पट्टी है वो चित्तौड़गढ़ से कैमूर हिल तक है। ठीक है। यूपी के आगरा से एमपी के होशंगाबाद तक लाल बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर व संगमरमर मिलते हैं। सीमेंट उद्योगों का समृद्ध क्षेत्र है। जैसे एमपी में सतना और कटनी, वहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादातर सीमेंट की फैक्ट्री हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बिहार के भभुआ, यहाँ पर भी ज़्यादातर सीमेंट की फैक्ट्री हैं। अब इसे हम लोग विंध्यन पर्वत को देख लेते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो केंद्रीय उच्च भूमि की दक्षिणी सीमा में पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में विंध्यन पर्वत का विस्तार है। विंध्यन पर्वत को गुजरात में जोबट हिल, जबकि बिहार में कैमूर हिल के नाम से जानते हैं। विंध्यन पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति तनाव मूलक बल के कारण भ्रंशन की प्रक्रिया से हुई है। विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है, जो केंद्रीय उच्च भूमि की नदियों के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों के अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा पठारी क्षेत्र है जहाँ धात्विक खनिजों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। यहाँ लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चट्टान से निर्मित संरचनाएं पाई जाती हैं। विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र भवन निर्माण सामग्री की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी उत्तर भारत की प्राचीन स्मारक हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बने हैं या संगमरमर से बने हैं। तो किसके कारण बने हैं? यही यहाँ पर जो विस्तारित जो रेंज हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, वहाँ पर ज़्यादातर चूना पत्थर ही कायांतरित होकर के संगमरमर बनता है, और लाल बलुआ पत्थर, इन दोनों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। तो हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि देख लिया, उसका विस्तार देख लिया, उसके दक्षिण में अवस्थित है हमारा विंध्यन पर्वत, उसे भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? हम लोग चलेंगे पूर्वी पठार की तरफ। तो हम लोग अब चलते हैं पूर्वी पठार की तरफ। तो पूर्वी पठार की क्या विशेषताएं हैं? पूर्वी पठार जो है इसके तीन भाग हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन, और दंडकारण्य का पठार। तो तीन भाग हैं। तो इसको पहले हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं, बाद में विशेषताएं देखेंगे। तो ये जो है हमारा, थोड़ा छोटा कर देते हैं,
ये जो है पूरा भाग, ये पूरा भाग हमारा छोटा नागपुर है। ये जो पूरा भाग है हमारा छोटा नागपुर का भाग है। ठीक है। और ये जो भाग है ये छत्तीसगढ़ का भाग है, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। तो ये जो भाग है ये छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन है। शुरुआत के मैप में हम लोगों ने देखा था। तो आप जो है इसे बनाइएगा और मैप में देखिएगा किस तरीके से विस्तारित है। जब मैप में देखेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और ये है दंडकारण्य का पठार। ठीक है। तो दंडकारण्य का पठार जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में विस्तारित है। छत्तीसगढ़ बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तारित है। और जो ये छोटा नागपुर का पठार है ये झारखंड, पूर्वी छत्तीसगढ़, दक्षिणी बिहार और दक्षिणी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में विस्तारित है, उत्तरी पश्चिमी उड़ीसा में विस्तारित है छोटा नागपुर का पठार। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जो हमारा पूर्वी पठार है उसके 3 भाग हैं। तो छोटा नागपुर जिसे हम भारत का रूर क्षेत्र भी कहते हैं। रूर जानते हैं क्या है? यूरोप में कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी कोयला भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसीलिए रूर क्षेत्र कहते हैं। जर्मनी में अवस्थित है, यूरोप में। ठीक है। इसका विस्तार कहाँ तक है? झारखंड, पूर्वी छत्तीसगढ़, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बंगाल और उत्तर पश्चिम उड़ीसा में विस्तारित है। छोटा नागपुर कहाँ कहाँ विस्तारित है? झारखंड, पूर्वी छत्तीसगढ़, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बंगाल, उत्तर पश्चिम उड़ीसा और उड़ीसा जो है यहाँ तक विस्तारित है छोटा नागपुर। छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन है, ये एक प्रकार की संरचनात्मक बेसिन है। ये अधोमुखी बल के कारण निर्मित हुआ है, कोयले का भंडार क्षेत्र है। अधोमुखी बल का मतलब जब कोई फोर्स, जैसे कोई संरचना है और कोई फोर्स यहाँ पर लग रहा है तो ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है। तो इसे अधोमुखी बल कहते हैं। और यहाँ पर कोयले का भंडार है, लेकिन यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर कृषि कार्य ज़्यादा होता है। अनुसूचित जनजाति यहाँ पर अधिक पाई जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ बेसिन की ये विशेषताएं हैं। दंडकारण्य का पठार ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार और से लेकर के गोदावरी बेसिन तक का क्षेत्र जो है ये दंडकारण्य का पठार के अंतर्गत आता है। ये भारत की दूसरी प्रमुख खनिज पट्टी है। ठीक है। तो ये भारत की दूसरी प्रमुख खनिज पट्टी है। नक्सलवाद के कारण यहाँ पर क्या हुआ? खनिज संपदा का दोहन नहीं हो सका है, यष्टि आबादी की बहुलता है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है। इसे हम लोगों ने जान लिया था कि जो है छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का पठार जो है किस तरीके से विस्तारित है। छोटा नागपुर पठार के भी 3 भाग हैं। तो एक है रांची का पठार, दूसरा है हजारीबाग का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ। ये 3 भाग छोटा नागपुर के भाग हैं। रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ठीक है। और रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के बीच में दामोदर नदी जल विभाजक का काम करती है। यानी ये नदी जो है एक दूसरे से अलग करती है।
रांची का पठार और हजारीबाग का पठार दामोदर नदी से एक दूसरे से अलग होते हैं। हजारीबाग के पठार में पारसनाथ हिल भी है। तो क्या है यहाँ पर? पारसनाथ हिल। और पारसनाथ हिल की विशेषता क्या है कि ये छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो है छोटा नागपुर क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो नाथ हिल कहाँ पर है? हजारीबाग के पठार में अवस्थित है और ये छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र की ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ हिल। थोड़ा सा स्क्रीन जो है गड़बड़ कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा नागपुर के तीन भागों छोटा नागपुर को हम लोगों ने देखा था कि 3 भागों में बटा है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ। और तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो रांची के पठार को पहले देख लेते हैं। तो रांची का पठार दक्षिण पश्चिम में स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से निकलती है। रांची पठार क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है स्वर्ण रेखा नदी। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है, जबकि स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत में कोयला भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी एक अन्य विशेषता क्या है कि ये जो है रांची के पठारी क्षेत्र का जो है अपर्दन के पश्चात क्या बना हुआ है? टापू बना हुआ है। और इस टापू या द्वीप को पटलैंड कहते हैं। जैसे नेत्रहट पटलैंड, ये क्या है? एक प्रकार का अपर्दन की प्रक्रिया के गुजरने के कारण यहाँ पर पटलैंड बना। अब जैसे कोई ये भूमि है, ठीक है, और नदियाँ जो है ये बह रही है, नदी बह रही है और यहाँ पर इस तरीके से नदी बह रही है और इसको काट दे, तो काट देगी तो इस तरीके की संरचना बन जाएगी। तो यहाँ पर अपर्दन के पश्चात क्या है? पटलैंड बना हुआ है, जैसे नेत्रहट। ठीक है। तो रांची के पठार को हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हजारीबाग के पठार पर। तो हजारीबाग के पठार पर क्या अवस्थित है? पारसनाथ हिल अवस्थित है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर क्षेत्र की हजारीबाग पठार में अवस्थित है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर इन दोनों पठारों के मध्य जो है, यानी रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के मध्य दामोदर नदी बहती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रांची पठारी क्षेत्र व हजारीबाग पठारी क्षेत्र के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। छोटा नागपुर क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमारा दामोदर नदी। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है स्वर्ण रेखा नदी, जो रांची के पठार से निकलती है। और ये बात हो रही है हमारे छोटा नागपुर के, न कि भारत के। छोटा नागपुर पठार में सबसे बड़ी नदी जो हमारी है दामोदर नदी और दूसरी सबसे बड़ी नदी स्वर्ण रेखा नदी। दामोदर नदी जो है हजारीबाग पठार और रांची के पठार को एक दूसरे से अलग करती है, सीमा रेखा का निर्धारण करती है।
जबकि स्वर्ण रेखा नदी दामोदर छोटा नागपुर की जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है और रांची के पठार से निकलती है। ठीक है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी है कौन सी? दामोदर नदी। ठीक है। कोयला भंडार का प्रमुख क्षेत्र भी है और यहाँ पर जैव मरुस्थल भी विकसित हो चुका है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीवों की प्राप्ति नहीं होती है उसे जैव मरुस्थल कहते हैं। तो दामोदर नदी जैव मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अब छोटे नागपुर पठार की जो है तीसरी महत्वपूर्ण पहाड़ी जो है राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इसे देख लेते हैं। ये डालमा हिल में अवस्थित है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है। और ये कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त है। ठीक है। यहाँ कभी पहले पूर्व के काल में जो है ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था, परंतु आज के डेट में ये सुषुप्त है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे जो है PDF के रूप में देख लेते हैं और आप लोग अपना नोट्स अपडेट कीजिएगा। पूर्वी पठारी क्षेत्र को स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ अथवा महानदी बेसिन एवं दंडकारण्य के पठार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र भारत के खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के साथ साथ कोयला भंडार के निक्षेप भी पाए जाते हैं। भारत का यह भौगोलिक क्षेत्र खनिज संसाधनों पर आधारित औद्योगिक संरचनाओं के विकास का क्षेत्र है, इसलिए इसे भारत के रूर प्रदेश के रूप में जाना जाता है और इसे रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी पठारी संरचना को रांची का पठार कहते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का अपवाह क्षेत्र है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी बेसिन में पाए जाने वाले गोंडवाना शैल समूहों में कोयले के भंडार हैं। इस नदी बेसिन में पाए जाने वाले गोंडवाना शैल समूहों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के मध्य एवं उत्तरी भाग में स्थित पठारी संरचना को हजारीबाग का पठार कहते हैं। दामोदर नदी जो है रांची पठार एवं हजारीबाग पठार के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी बेसिन के क्षेत्र में भी कोयले का भंडार पाए जाते हैं। दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। इस नदी क्षेत्र में जैविक मरुस्थल अवस्थित है। हजारीबाग पठारी क्षेत्र में स्थित पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो पारसनाथ हिल जो है कहाँ पर अवस्थित है? हजारीबाग पठारी क्षेत्र में अवस्थित है और ये छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, अरावली में गुरु शिखर था जो कि माउंट आबू में अवस्थित था, वो सबसे ऊंची चोटी थी। उसी तरह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र का जो हजारीबाग में पारसनाथ हिल है वो सबसे ऊंची चोटी है, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियों का विस्तार है। राजमहल पर्वत श्रृंखलाएं झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से विस्तारित हैं। तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से विस्तारित हैं। राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में स्थित डालमा हिल प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ बेसिन भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में है। यह एक संरचनात्मक बेसिन का उदाहरण है।
छत्तीसगढ़ बेसिन में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, किंतु यहाँ कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है। यह जनजातीय सघनता वाला क्षेत्र है। भारत का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से वहाँ पर नक्सली एरिया है, और नक्सलाइट एरिया होने के कारण वहाँ पर कृषि का ही विकास हो पाया है, और वहाँ पर औद्योगिक गतिविधि उतना नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में दंडकारण्य पठार का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना के क्षेत्रों में है। तो दंडकारण्य के पठार का विस्तार कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के क्षेत्रों में है। दंडकारण्य पठारी क्षेत्र में भारत की दूसरी खनिज पट्टी है। तो यहाँ पर हमें मिल गई दूसरी खनिज पट्टी, ठीक है। पहली खनिज पट्टी कहाँ पर थी? छोटा नागपुर। और दूसरी खनिज पट्टी कहाँ पर है? दंडकारण्य में। यहाँ धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के प्रचुर भंडार हैं, किंतु इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों पर आधारित औद्योगिक संरचनाओं का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि लंबे समय से यह क्षेत्र नक्सलवाद की समस्याओं से प्रभावित रहा है। दंडकारण्य पठारी क्षेत्र भारत का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया आज जो हमारा केंद्रीय उच्च भूमि है और जो पूर्वी पठार है उसके बारे में, और इन दोनों के अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत के जो भाग हैं उसके अन्य भाग को हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि देख लिया, पूर्वी पठार देख लिया, और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार और दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले दिन देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है ये पसंद आया होगा वीडियो आज का, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहें, और वीडियो में क्या और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है और किस तरीके से वीडियो को बेहतर बनाया जा सके ताकि आपको समझने में सुविधा हो सके। देखिए, मैं लिख करके भी पढ़ाने को समझाने को समझा सकता हूँ, बशर्ते क्या है कि लिख करके समझाना और उसको फिर लेक्चर को रिकॉर्ड करना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटे 2.5 घंटे के वीडियो हो जाएंगे, तो उसे अपलोड करना भी एक चुनौती भरा कार्य है। हालांकि वीडियो अपलोड होते हैं पर हमारे पास अभी उतनी सुविधाएं नहीं हैं, इस वजह से जो है हम पहले ही इस चीज़ को PDF फॉर्म में या PPT फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आप तक जो है कम समय में अच्छी कंटेंट मिल पाए और आप उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है अपने दोस्तों के बीच या आप जिसे जानते हों जो अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उन्हें एक शेयर करें और एक बार वो वीडियो को समझ लें और अपने हिसाब से नोट्स बना लें। हालांकि मैं नोट्स बना करके दे रहा हूँ, उसी नोट्स को आप बार बार रिवाइज करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।